रात के अंधेरे में वंश टेरेस पर एक साइड बैठा हुआ था और उसके एक हाथ में फ़ोन था जहाँ रूहानी की फ़ोटो थी, वहीं दूसरी हाथ में शराब की बोतल। वंश शराब की बोतल को मुंह से लगाकर पीता है और फिर रूहानी की फ़ोटो को देखते हुए कहता है, तुम्हें मैं अपना बनाकर भी क्या करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जो तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ कब तक करूँगा। तुम भी तो मेरे लिए कुछ महसूस ही नहीं करती। मैं किसी की फीलिंग्स नहीं समझता। मेरी वजह से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिया मर गई। शायद तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसलिए तो तुम ठीक से बात तक भी नहीं करती। वंश अपने हाथ के शराब को देखते हुए कहता है, ये शराब का नशा भी अब मुझ पर नहीं चढ़ पा रहा है। रूहानी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो मैंने सिया से भी कहा था। पर ये भी सच है कि ये फीलिंग और उस फीलिंग में बहुत ही अंतर है। उस वक्त सिया जब मुझसे दूर जाती थी तो मुझे दर्द नहीं हुआ करता था, लेकिन आज तुम्हारे दूर जाने के खौफ से ही मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे किसी और का होता हुआ देख दर्द आंखों से आंसू बनकर बह रहा है। ये सब बोलते हुए वंश के आंसू बह जाते हैं। वंश रूहानी की फोटो को छूते हुए कहता है, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम खुश रहो। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी सी है। मैं खुद को संभाल लूँगा। अपनी गलती की सज़ा समझकर मैं तुमसे दूर कर रह लूँगा। इतना सब बोलते ही वंश झटके से रूहानी के फोटो को सीने से लगाए रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रूहानी। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। एक पल कुछ और बोलना, एक पल कुछ और कहना। बड़ी अजीब उलझन में था वंश, जिससे वह खुद भी समझ ही नहीं पा रहा था आखिर कि वह चाहता क्या है। मोहब्बत होती ही है ऐसी, जब वह दूर जाता है तभी मोहब्बत का एहसास होता है। दर्द भी होता है, आंसू भी बहते हैं। मोहब्बत जब पास रहे तो हंसाती है और जब दूर रहे तो रुलाती है। मोहब्बत जहाँ हमें जीना सिखाती है, तो मोहब्बत हमें कभी कभी मरने पर भी मजबूर कर देती है। अब वंश का तो रहा था रूहानी की तस्वीरों से, जो कभी नहीं सुन सकती थी। वहीं दूसरी तरफ रूहानी बेड से अपना सिर टिकाए हुए बैठी हुई थी। वह किसी यादों में बिल्कुल गुम सी थी, एकदम शांत थी। शांति को तोड़ते हुए रूहानी धीरे से कहती है, कल मेहंदी है, मेरे हाथों में पीयूष के नाम की मेहंदी लगेगी। पीयूष बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी रोने नहीं देते। दादी, माँ, पापा सबको पीयूष बहुत पसंद है। वही मेरी जिंदगी है। पर प्यार, इतना बोलते ही रूहानी रुक जाती है। रूहानी की आंखें नम हो जाती हैं। वह हाथों से आंखों की नमी को हटाते हुए कहती है, प्यार भी हो जाएगा। हाँ, मुझे पीयूष से प्यार हो जाएगा, जैसे बड़े पापा को हो गया था बड़ी माँ से। वैसे भी पीयूष इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे प्यार कर ही लूँगी।
मैं अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे अपने पास्ट को भूलना ही होगा। मैं पीयूष के साथ ही अपनी आगे की जिंदगी बिताऊंगी। अगली सुबह मेहंदी की रस्म भी गार्डन पर हो रही थी। शगुन की मेहंदी के लिए पीयूष रूहानी को मेहंदी लगाता है और उसके बाद दोनों लड़कियां बैठे अलग अलग हाथ में मेहंदी लगाने लगती हैं। वहीं पीयूष भी मेहंदी में रूहानी का नाम लिखवाता है। वंश आज बैठकर बस रुहिका को गोद में लिए हुए बस बातें कर रहा था। वह किसी तरह से खुद का ध्यान भटका रहा था। प्रियांश अकेला बैठा हुआ अपना फोन चला ही रहा था कि तभी एक बच्ची आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और प्रियांश को एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए उससे कहती है, वो दी आपसे बात करना चाहती हैं, उन्हें आपका नंबर चाहिए। प्रियांश कुछ पल उस लड़की को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए उस बच्ची के कान में कुछ कहता है और वह बच्ची जल्दी से दौड़कर उस लड़की के पास जाती है। वह लड़की प्रियांश को देखकर मुस्कुराती रह रही थी। बच्ची को अपने पास देखकर उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो जाती है। वह बच्ची उस लड़की के कान में कहती है, दीदी, उन्होंने कहा है कि आप किसी और को पकड़ लीजिए, वो आपके टाइप के नहीं हैं। यह सुनकर वह लड़की मुंह सुकोड़ लेती है और दूसरी ओर देखने लगती है। वहीं दिव्या अभियान को लिए हुए प्रियांश के पास बैठकर कहती है, तो कैसा चल रही है आपकी जिंदगी? प्रियांश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, एकदम ठीक। ना बोलते हुए वह अभियान को अपने गोद में लिए हुए कहता है, और आपकी परी कहाँ है? दिव्या आदित्य की ओर इशारा कर देती है। प्रियांश आदित्य की ओर देखता है। आदित्य, जो कि इस वक्त आबिया को गोद में लिए हुए बस सौरभ से ही बातें कर रहा था। अब दिव्या थोड़ा सा सीरियस होकर कहती है, आपको ऐसा कब तक रहने का इरादा है? प्रियांश दिव्या को बिना देखे हुए जवाब देता है, जिंदगी भर। दिव्या कुछ देर तक प्रियांश को देखती है, फिर उससे नजरें हटाए फंक्शन की ओर ध्यान देती है। वहीं प्रियांश अब दिव्या को ही देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराते हुए कहता है, आप जैसी कोई मिल जाए तो शायद शादी के बारे में सोच सकता हूँ। दिव्या मुड़कर प्रियांश को देखने लगी तो प्रियांश थोड़ा हंसते हुए कहता है, कसम से आप जैसी शायद ही कोई दुनिया में होगी। यू आर सो डिफरेंट। दिव्या बस प्रियांश को देखती रह गई। प्रियांश दिव्या की आंखों में गहराई से देखते हुए बोलता है, मैं जब आपको खुश देखता हूँ तो मैं उसी से खुश हो जाता हूँ। किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में लाने के ख्वाब से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन सी होती है। इसलिए मैं इस जन्म में तो कभी भी शादी नहीं करूँगा। शायद अगले जन्म में आपको भूल जाऊं। दिव्या बिल्कुल चुप रह गई। उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अभियान दिव्या और प्रियांश को बहुत ही गौर से देख रहा था, जैसे वह उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। रूहानी के दोनों हाथों में मेहंदी लग जाती है। एक औरत
रूहानी के हाथों को देखते हुए बोली, देखो बेटा, यही वो रस्म है जिससे आपको पता चलता है कि आपका होने वाला शौहर आपसे कितना प्यार करता है। यह सुनकर रूहानी की नजरें पीयूष पर टिक गईं। प्यार? क्या सच में दोनों के प्यार जैसा कुछ था? रूहानी बहुत अच्छे से जान और पहचान चुकी थी कि पीयूष कितना अच्छा लड़का है, लेकिन क्या वो उससे प्यार करता है? अरेंज मैरिज की यही तो एक सवाल रहता है कि क्या माँ पापा के पसंद किए लड़के से हम कभी प्यार कर पाएंगे या वो हमें प्यार कर पाएगा। अब जो भी था, रूहानी को अपनी तरफ देखता पाकर पीयूष उसके सामने घुटनों के बल खड़ा होकर बोला, गहरा रंग पति के प्यार को दर्शाता है। मुझे एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपकी मेहंदी का रंग गहरा ही चढ़ेगा, क्योंकि हमारे बीच जो रिश्ता बंधा है वो बहुत गहरा है। रूहानी मुस्कुराते हुए पीयूष को ही देखने लगती है। मेहंदी की रस्म खत्म होते ही रूहानी अपने कमरे में चली गई। सभी मेहमानों की विदाई हुई और घर वाले कल की तैयारियां करने में जुट गए। हॉल पर बच्चों के लिए एक बड़ा सा झूला बनाया गया था, जिसमें पांचों बच्चे रूही, आव्या, अव्यान, ध्रुवंश, आरुष को एक साथ लेटा दिया गया था। उसके साथ अनु भी उपस्थित थी, पर वो खड़ी बस सबको देख रही थी। पांचों बच्चों में से आव्या सबसे बड़ी बदमाश थी। शौहर तो अब चल सकता था, इसलिए एक जगह तक नहीं ठहरता था। प्रीत काम करते करते खाते भी जा रही थी। प्रीत खाते हुए कहने लगी, यार मुझे ना आजकल बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगी। कहीं खाते खाते मैं मोटी ना हो जाऊं। उसकी ऐसी बातें सुनकर दिव्या, सपना, ज्येष्ठा और रूही हंसने लगी। दिव्या प्रीत को छोड़ते हुए कहती है, अब तो भूख लगेगी। आखिर तुम्हारे और अर्जुन की मेहनत का फल जो तुम्हारे कोख में पड़ रहा है। वैसे प्रीत, तुम तो हमेशा हनीमून पर जाती ही रहती थी। ये तो बताओ कि वहाँ क्या क्या होता था। प्रीत दिव्या का जवाब सपाट से देती है, अब होना क्या है, पति पति हनीमून में जाती ही क्यों है। ज्येष्ठा थोड़ा कंफ्यूज वाला चेहरा बनाए हुए कहती, क्यों जाते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। आज तक कभी ध्रुव मुझे हनीमून पर लेकर ही नहीं गया। इतना बोलते हुए ज्येष्ठा सपने के कंधे को हल्का सा ढकेलते हुए कहती है, तुम भी बताओ ना सपना, तुम भी तो गई हो ना सिंघानिया की। सभी बहुओं में एक सपना ही थी जो बहुत शर्मीली थी और चारों बहुएं थोड़ी सी बेशर्म टाइप की थी। ज्येष्ठा के ऐसे पूछने से ही सपना के गाल लाल हो गए और उसने सर झुका लिया। वहीं प्रीत झट से सपना को सपोर्ट देते हुए बोली, अरे बोल देना सपना, नाइट एक्सरसाइज के अलावा हनीमून में क्या ही होता है। अब इसमें शर्माने वाली ऐसी थोड़ी कौन सी बात है। ये सब तो सभी पति पत्नी के बीच में होता है। दिव्या और ज्येष्ठा एक साथ पूछती है कि नाइट एक्सरसाइज ये क्या होता है। हालांकि दोनों ही बखूबी सब कुछ समझ रही थी,
लेकिन प्रीत और सपना को परेशान करने के लिए ये सब कह रही थी। प्रीत थोड़ा सा इरिटेट होकर कहती है, अब क्या पूरा सीन दिखाऊंगी, तब तुम दोनों को समझ आएगा। यह सब सुनते ही दिव्या और ज्येष्ठा जोर जोर से हंसने लगती हैं। आदित्य। रात के वक्त दिव्या आदित्य के सीने से लगी हुई लेटी थी। आदित्य दिव्या के सर को सहला रहा था। दिव्या सर उठाकर आदित्य को देखते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप तो घर के सभी लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आदित्य दिव्या के माथे को चूम कर कहता है, हाँ जानता हूँ वाइफी। दिव्या थोड़ी सी उलझन में कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी में रूहानी जितनी खुश दिखाई दे रही है वह उतनी नहीं है। आदित्य दिव्या की आंखों को देखते हुए कहता है, वो बस आगे बढ़ना चाहती है वाइफी, इसमें कुछ गलत नहीं है। वैसे भी मैंने फ्यूज का बैकग्राउंड पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से चेक किया है, कभी आंसू नहीं आने देगा उसकी आंखों में। दिव्या तुरंत सवाल करती है, क्या रूहानी किसी और से प्यार करती है? आदित्य एकटक दिव्या की आंखों में देखता रहता है। आदित्य को चुप देखकर दिव्या फिर से एक बार कहती है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो, बताइए ना, क्या रूहानी किसी और से प्यार करती है? आदित्य दिव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, पास्ट पास्ट ही रहे तो ही बेहतर होता है वाइफी। ये ज़रूरी तो नहीं ना कि पास्ट ही फ्यूचर बन जाए। अब वो किसी से प्यार करती है या फिर नहीं करती, इससे अब कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब वह पीयूष के साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार है पूरी तरह से। दिव्या थोड़ा सा इरिटेट होकर कहती है, आप ना बातों को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता कि आप कहना ही क्या चाहते हैं। आप साफ साफ नहीं बोल सकते? आदित्य दिव्या के कमर को पटककर झटके से उसके ऊपर आ जाता है। दिव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य दिव्या के होठों को देखते हुए कहता है, सीधी बात यह है कि अब और इंतजार नहीं हो रहा है वाइफी। पूरे 8 महीने 22 घंटे 15 मिनट 25 सेकंड से मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया है। दिव्या आदित्य के गर्दन पर अपनी बाहें डालते हुए कहती है, ओहो, तो आप मेरे लिए इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं, बट आई एम सॉरी, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको 1 महीने और अब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आदित्य दिव्या के ऊपर लेटकर उसके गर्दन पर चेहरा छुपाए उसके कान में धीरे से कहता है, बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा हूँ वाइफी। दिव्या आदित्य के गालों को चूमकर मुस्कुराते हुए गले लगा लेती है। आधी रात हो चुकी थी, रूहानी सो रही थी। वह सो ही रही थी, पर फिर भी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। यह एहसास होते ही रूहानी अपनी आंखों को खोल कर देखती है तो अंधेरे में सच में उसके सामने कोई बैठा था। रूहानी अपने कमरे की जल्दी से लाइट को ऑन करके देखती है तो उसके मुंह से एकाएक एक ही शब्द निकलता है, तुम। दोस्तों,
प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके यह ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।